हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्विद्या क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं द्रव्य को इन डिटेल कि द्रव्य क्या होते हैं, उनकी निरुक्ति क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये सब। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा निरुक्ति। निरुक्ति होती है कि जैसे द्रव्य है तो द्रव्य वर्ड की डेरिवेशन क्या है, किस वर्ड से वो डिराइव हुआ, तो जो हमारा द्रव्य वर्ड होता है वो आता है ध्रुवगतों से। ध्रुवगतो धातु से द्रव्य वर्ड का निर्माण होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारा ध्रुवगतो वर्ड होता है इससे दो मतलब हमें समझ आते हैं। सबसे पहले गमन और फिर आता है प्राप्ति। तो गमन और प्राप्ति हम अपनी बॉडी में किस सेंस में देखेंगे, लेट्स सी। तो हम जब द्रव्य लेते हैं तो हमारे शरीर से रोग बाहर जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई द्रव्य लिया, मतलब कोई औषधि ली, द्रव्य को एज अ औषधि हमने कंज्यूम किया, तो हमारे शरीर से जो रोग है वो बाहर जा रहे हैं। तो रोगों का गमन हो रहा है, रोगों की मूवमेंट हो रही है हमारे शरीर से बाहर। और हमें फिर क्या अटेन हो रहा है, हमें स्वास्थ्य, हमें हेल्थ मिल रही है। तो हमें हेल्थ की प्राप्ति हो रही है और हमारे जो रोग है उनका बाहर गमन हो रहा है। तो इन दोनों ही शब्द हमारे जो हैं वो गति से हम समझ सकते हैं। तो गति से गमन और प्राप्ति अभिप्रेत है। अतः इस प्रकार जिसके प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त करता है वह द्रव्य कहलाता है। तो अब द्रव्य किस धातु से निरुक्ति होती है, उसकी ध्रुवगतो धातु से। फिर आता है हमारा द्रव्य को हम दो रूप से कंज्यूम कर सकते हैं। या तो हम उसको आहार रूप में कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हम उसको औषध रूप में, मतलब या तो हम उसको मेडिसिन के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हम उसको फूड के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है उसका लक्षण। यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय्य तद द्रव्यम। तो ये क्या बोलता है, जो हमारा द्रव्य होता है ना उसके अंदर दो चीज़ होती है हमेशा जो एग्जिस्ट करती है। क्या क्या चीज़, एक तो कर्म मतलब जो एक्शंस है वो, और फिर आता है गुण मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है वो। कारणम समवाय्य मतलब समवायी कारण वो होता है जो इनहेरिटेबल कॉज होता है, मतलब कि हमारा इनसेपरेबल चीज़ है कि जो द्रव्य के अंदर कर्म और गुण होते हैं ना उसके, वो इनसेपरेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल लेते हैं, हमारा मिल्क है। तो मिल्क के गुण क्या है, अभी डीप में नहीं जाते हैं। वो वाइट कलर का है ना, वो लिक्विड होता है और हमारी बॉडी में वो रसायन कर्म करता है। ठीक है। तो कर्म हो गया उसका रसायन और गुण क्या हो गया, वो वाइट कलर का है और वो लिक्विड है। तो ये दोनों जो उसके गुण हैं और जो उसका कर्म है वो दूध के साथ हमेशा ही रहेगा। दूध हमेशा ही वाइट कलर का ही रहेगा ना जब भी वो दूध है। तो जो कर्म और गुण है जिसके अंदर आश्रित होते हैं, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं समवायी कारण के उसमें, मतलब कि इनसेपरेबल है। हम दूध से वाइट कलर या दूध से हम जो वो है उसका लिक्विड नेचर वो हटा नहीं सकते। हाँ, अगर हम किसी और चीज़ में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो संस्कार देना हो गया, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो उसकी क्वालिटीज़ है वो हम अलग नहीं कर सकते, वो इनसेपरेबल है। तो वो समवायी कारण से उसके अंदर आश्रित है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं द्रव्य। तो ये चरक सूत्र फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या है, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय्य तद द्रव्यम। जिसके अंदर कर्म और गुण हमारे समवायी कारण से आश्रित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। फिर आता है हमारा सुश्रुत जी ने क्या बोला है। तो सुश्रुत जी ने भी सेम ही बात बोली है, बस उन्होंने यहाँ पे कर्म है, उन्होंने क्रिया बोल दिया। द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत समवाय कारणम। जो क्रिया और गुण से युक्त है तथा समवाय कारण के रूप में कार्य करता है वह द्रव्य कहलाता है। तो बस इन्होंने कर्म की जगह क्रिया बोल दिया, बाकी सब कुछ सेम है। फिर आता है हमारा, इसके अतिरिक्त शरीर के दोष धातु मल के प्रति भी द्रव्यों के समवाय कारणता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हमने अभी तक यही सुना है कि हमारा जो शरीर है वो दोष धातु और मल से बना है, लेकिन जो इसका भी, अगर हम इसके भी पीछे जाएंगे कि क्या चीज़ होती है, तो जो हमारे दोष धातु मल होते हैं ना वो भी द्रव्य से ही बने होते हैं। तो जैसे कि एक हमारा मिट्टी का घड़ा होता है तो उसमें से हम मिट्टी को नहीं हटा सकते, वैसे ही हमारा जो शरीर है जो दोष धातु और मल से बना है उसमें से हम द्रव्य को अलग नहीं कर सकते। तो ये इनसेपरेबल कंडीशन आ गई फिर से। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो द्रव्य होता है वो हमारे शरीर के साथ भी समवायी कारणता शो करता है। मतलब कि हमारा जो शरीर है वो भी द्रव्यों से ही बना होता है, वो हमारा शरीर और द्रव्य के बीच में भी समवाय कारण ही होता है। देन आता है हमारा कि कारण हमारे तीन टाइप के होते हैं। ये हमने लास्ट ईयर पदार्थ में पढ़ा था। समवायी कारण,
असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या होता है? जो समवाय संबंध से कार्य का घटक है। अब द्रव्य गुण के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो समवायी होता है हमारा द्रव्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, और असमवायी होता है उसके गुण और कर्म जिसकी सहायता से वो कार्य करेगा, और निमित्त होता है कोई भी संस्कार या कोई भी कल्पना जो हम दे रहे हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है कार्य करने में लेकिन इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि हमने हरितकी ली, तो अगर हमें हरितकी जो है वो तीनों दोष को कम करती है, ठीक है, तो अगर मेरे को तीनों दोष को कम करना है तो मैं हरितकी यूज़ करूँगी। तो जो मेरी ये चीज़ हो गई, इस कंडीशन में समवायी कारण क्या होगा? हरितकी जो कि हमारा द्रव्य है, और उसके असमवायी कारण क्या हो गए? हरितकी के गुण और कर्म। क्या क्या है उसके गुण? रूक्ष, लघु, ये सब। और कर्म क्या है उसके? दीपन, अनुलोमन, त्रिदोष, ऋणत्वम, कि मतलब वो तीनों दोष को हरेगा, तीनों दोष को कम करेगा। तो गुण और जो कर्म है हरितकी के वो हो गए असमवायी कारण, और जो हम हरितकी किस फॉर्म में ले रहे हैं, उसको किस कल्पना के साथ हम ले रहे हैं, किस अनुपान के साथ हम ले रहे हैं, उसमें क्या संस्कार करके उसको चूर्ण बना रहे हैं, उसकी भस्म बना रहे हैं, भस्म तो नहीं बनाएंगे, उसका चूर्ण बना रहे हैं, उसका अवलेह बना के ले रहे हैं, किस फॉर्म में उसको ले रहे हैं, ये सारे क्या आ जाएंगे? निमित्त कारण। तो ये हो गया हमारा कि तीनों जो कारण होते हैं हमारे समवायी, असमवायी और निमित्त, उसके अंदर हम द्रव्य को कैसे देखेंगे। फिर हम आते हैं अनदर लक्षण जो दिया है रस वैशिष्टकार नाग अर्जुन जी ने। वो क्या बोलते हैं? द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानाम, कि जिस चीज़ में 5 चीज़ होती है उसको हम द्रव्य बोलते हैं। अब वो 5 चीज़ें क्या क्या है? रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। तो वो बोलते हैं जिस भी हमारा कोई भी पदार्थ है उसके अंदर ये 5 चीज़ होगी, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म। ये 5 चीज़ जिस भी पदार्थ में, जिस भी हमारे मटेरियल में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसके लक्षण बताए हैं। सबसे पहले चरक जी ने जो बताया है यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय्य तद्द्रव्यम, जिसके अंदर जो हमारे कर्म और गुण हैं वो समवाय कारण से आश्रित होते हैं, वो द्रव्य होता है। फिर सुश्रुत जी ने कर्म की जगह क्रिया बता दिया, और जो हमारे नाग अर्जुन जी है उन्होंने बोला कि जिसके अंदर जो 5 चीज़ है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, वो दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। अब हम आते हैं पंच भौतिकत्व के बारे में। हमें ये तो पता है कि हमारा शरीर जो है वो पंच भौतिक होता है ना, पंच महाभूतों से बना होता है। तो क्या द्रव्य भी पंच भौतिक होते हैं? लेट्स सी। तो हमारे चरक जी हैं वो क्या बोलते हैं? सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन अर्थे। तो हमारे चरक जी ऐसा बोलते हैं कि जितने भी द्रव्य होते हैं हमारे इस दुनिया में वो सारे ही पंच भौतिक होते हैं। अब हमें क्वेश्चन आएगा कि पंच भौतिक कैसे बनते हैं? ये जो 5 महाभूत है इनका निर्माण कैसे हुआ? हमने पदार्थ में ये चीज़ लास्ट ईयर पढ़ ली थी कि पंच महाभूत का निर्माण कैसे होता है। आज हम थोड़ा आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमारे आचार्य जो है उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो वो ये बोलते हैं कि जो हमारे महाभूत होते हैं इनके ना पहले अणु बनते हैं, द्वया अणु, त्रस रेणु, ये सब। द्वया अणु कैसे बनता है? 2 जो परमाणु होते हैं वो मिलके द्वया अणु बनाते हैं। त्रस रेणु कैसे बनता है? 3 द्वया अणु मिलके त्रस रेणु बनाते हैं। अब जो हमारा द्वया अणु होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो उसको हम प्रत्यक्ष उसका नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारा त्रस रेणु होता है उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे अणु। अब हमारी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है कि महाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हमें वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले आता है आकाश जो हमारा स्काई होता है, फिर आती है उसमें वायु। अब वायु आई तो आता है हमारा अग्नि, अग्नि आता है जल, और जल के बाद आता है पृथ्वी। तो इसको मैंने ऐसे याद किया है कि सबसे पहले हमारे पास एक खाली स्पेस है आकाश जिसको हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें हवा आई, आसमान में हवा आई, ठीक है, आकाश के बाद हवा। अब जब आपने देखा होगा कि जब हम मतलब कोई भी बॉनफायर वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हवा डालते हैं ना, तो हवा से क्या हुई? अग्नि उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो आकाश के बाद आई वायु, वायु के बाद आई हमारी अग्नि। अग्नि को बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए? जल चाहिए, और ये सब चीज़ें कहाँ होएगी? पृथ्वी पे। तो लास्ट में हम पृथ्वी देखते हैं। तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। अब क्या होता है कि अब मैं इसमें ना जल का एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे हमारा जल है तो उसमें सारे त्रस रेणु मिलते हैं, खाली जल का नहीं होता उसमें, बाकी उससे पहले क्या क्या डेवलप हो गए? जल से पहले आकाश, फिर वायु और फिर अग्नि।
तो उसमें ये तीनों की त्रस है, लेकिन साथ में जल का त्रस रेणु भी होता है। तो ये चारों त्रस रेणु जो है, त्रस रेणु मैंने आपको बताया जब 3 द्वय अणु मिलके त्रस रेणु बनाते हैं, तो ये चारों त्रस रेणु मिलके क्या बनाते हैं, महाजल बनाते हैं, जिसको हम जल महाभूत कहते हैं। और इसमें फिर वो सारे गुण होते हैं, इन तीनों के गुण भी, शब्द स्पर्श रूप, और जल का जो गुण होता है रस, वो भी। तो आप इसको टेबल फॉर्म में देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आकाश आया, तो उसमें सिर्फ शब्द का होता है गुण, क्योंकि उसमें तो कोई भी और त्रस रेणु नहीं है, उसमें तो सिर्फ आकाश ही है। फिर आता है हमारा वायु, जो वायु और आकाश दोनों के त्रस रेणु से बना है, तो उसमें शब्द के साथ उसका जो अपना गुण है स्पर्श, वो भी आ जाता है। फिर आता है अग्नि, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप आ जाता है। फिर जल, जल में शब्द स्पर्श रूप के साथ रस आता है। पृथ्वी, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 गुण हमारे आ जाते हैं। अब हमारे आयुर्वेद में क्या बोलते हैं कि ये पंचमहाभूत तो बन गए, लेकिन अब जो ये पंचमहाभूत बने हैं, इनसे हमारे द्रव्यों की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती। इससे पहले भी एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं अन्योन्य अनुप्रवेश। ये जो क्रिया है अन्योन्य अनुप्रवेश, इस क्रिया में जब हमारे ये पंचमहाभूत आते हैं और ये आपस में फिर से मिलते हैं, उसके बाद ही ये कैपेबल हो पाते हैं द्रव्य की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। और हमने लास्ट ईयर जो हमारा वो था वेदांत, दैट इज़ हमारा जो पदार्थ विज्ञान है, उसमें हमने देखा था कि अगर हम आकाश महाभूत बना रहे हैं तो आकाश महाभूत में आकाश होता है 1/2 के रेशो में, और बाकी सभी जो हमारे महाभूत होते हैं वो होते हैं 1/8 के रेशो में। तो ये हो गया हमारे कि महाभूत की उत्पत्ति कैसे हो रही है। हमने इसमें क्या देखा कि पहले द्वय अणु होते हैं, फिर त्रस रेणु बनते हैं। द्वय अणु होते हैं हमारे सूक्ष्म, त्रस रेणु होते हैं हमारे प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद हमने देखा कि जैसे जो जल महाभूत है, तो जल महाभूत कैसे बनेगा, जल और उससे पहले उत्पन्न जो हमारे महाभूत है, उन सभी के त्रस रेणु मिलके जल बनाते हैं, दैट इज महाजल बनाते हैं या फिर जल महाभूत बनाते हैं। और ये जो महाभूत बन गए वो अभी कैपेबल नहीं होते द्रव्य बनाने के लिए, तो वापस से वो एक क्रिया में जाते हैं जिसको हम अन्योन्य अनुप्रवेश बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वो लोग आपस में फिर से मिलते हैं और फिर द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। और सीक्वेंस क्या होती है पंचमहाभूत की, पहले आकाश, आकाश में आएगी वायु, वायु के उससे वायु से क्या बनेगी अग्नि, और अग्नि बुझाने के लिए हमें जल चाहिए, और ये सब कहाँ हो रहा है, पृथ्वी, तो लास्ट में पृथ्वी। तो ये हो गया हमारा पंचमहाभूत की उत्पत्ति। फिर आते हैं हम अन्योन्य अनुप्रविष्टानि सर्वयान्यतानि निर्दिशेत स्वे स्वे द्रव्य तो सर्वेषां व्यक्तम लक्षणम इष्यते। ये क्या बोल रहा है कि सभी तत्व आपस में एक दूसरे से प्रविष्ट मतलब मिले हुए हैं, परंतु सभी का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और हर तत्व की एक विशेष पहचान लक्षण होती है। तो ये बोल रहे हैं कि हमने देखा कि जो महाभूत है, जैसे कि जल महाभूत का हमने एग्जाम्पल देखा, तो उसमें सभी के त्रस रेणु है, लेकिन ये बोलता है कि जैसे जल महाभूत है तो उसमें जो जल का जो त्रस रेणु होता है ना, उसकी प्रधानता होती है, उसकी डोमिनेंस होती है, जिसकी वजह से हमें जो जल है उसके लक्षण दिखते हैं। और उसमें फिर क्या होता है, हमें उसकी इंडिविजुअलिटी दिखती है, दैट इज हमें उसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा बोलते हैं ना कि ये द्रव्य पार्थिव है, तो हम पार्थिव किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि उसके जो गुण है, उसके जो कर्म है, वो पृथ्वी महाभूत के गुण और कर्म से सिमिलर होते हैं। तो कोई भी द्रव्य है उसमें किसी एक महाभूत की प्रधानता अधिक होती है। कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये पेन है तो इसके अंदर ये हार्ड है, और पृथ्वी जो है वो भी हार्ड होती है, तो गुण सेम हो गए। गुण सेम होने के बाद मैं ये बोलती हूँ कि ये हार्ड है तो ये पार्थिव द्रव्य है। कोई हमने पानी लिया तो पानी क्या है, लिक्विड है, द्रव होता है, और हमारा जो जल महाभूत होता है वो भी लिक्विड होता है, तो सिमिलर हो गया। उसमें हम क्या बोलते हैं, आप्य बोलते हैं। तो ये हमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमने बोला कि अन्योन्य अनुप्रवेश से जो हमारे महाभूत होते हैं वो आपस में मिलते हैं और फिर द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। तो वो आपस में मिल रहे हैं तो फिर तो उसके अंदर सभी के गुण होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक द्रव्य के अंदर कोई एक महाभूत जो है वो डोमिनेंट होता है, प्रधान होता है। और ये हम कैसे पता लगाते हैं, उसके गुण और कर्म के बेसिस पे। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ये पेन है, ये हार्ड है, तो ये पृथ्वी के गुण के साथ मैच कर रहा है, तो ये पार्थिव हो गया। हमारा कोई भी लिक्विड है वो द्रव होता है, तो वो जल के साथ मैच कर रहा है, तो वो आप्य हो गया, है ना। तो ऐसे हम फिर उनको बताते हैं कि वो क्या है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज औषधत्व। तो औषधत्व में हमें क्या देखना है कि हमारा कोई भी द्रव्य है
तो हमने बोला कि हम द्रव्य को आहार रूप से और औषध रूप से, ये 2 रूप से हम उनको सेवन करते हैं। तो हम अब हमारा क्वेश्चन आता है, आप ये सोचोगे कि अगर मैंने इसको किसी भी चीज़ को मैंने खाया तो मैं उसको औषधि कब बोलूँ? वो तो मेरी मर्जी है, मैं उसको आहार भी बोल सकता हूँ, औषधि भी बोल सकती हूँ, उसमें कोई रूल्स तो है नहीं कहीं मेंशन। वो तो मेरी मर्जी, अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं उसको औषधि बोल दूंगी कि मेरे लिए तो ये दवाई खा रही हूँ मैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी द्रव्य को हम औषधि तभी बोलते हैं जब ये वाली कंडीशंस मैच होती है। क्या क्या कंडीशंस मैच होती है? पहला तो कि हमने वो क्यों कंज्यूम किया है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। या तो हमने उसको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए किया है, कंज्यूम किया है, या फिर हमने किसी व्याधि को नष्ट करने के लिए कंज्यूम किया है। पहला तो हो गया ये 2 ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, हमने उसको युक्तिपूर्वक कंज्यूम किया है, मतलब उसकी मात्रा, उसकी डोजेज, उसका काल, किस समय हमें लेना है, उसका सहयोग, किन कॉम्बिनेशंस में हमें उसको कंज्यूम करना है, वो सभी का ध्यान रखते हुए युक्तिपूर्वक हमने उसको कंज्यूम किया है। तो ये अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तभी हम उस द्रव्य को क्या बोलेंगे? औषध बोलेंगे। कोई भी द्रव्य औषध तभी कहलाता है जब उसका प्रयोग स्वरस कषाय आदि कल्पनाओं में मात्रा, काल, संयोग आदि का विचार कर युक्तिपूर्वक पुरुष के या तो स्वास्थ्य रक्षण के लिए किया जाए या रोगी के विकार को कम करने के लिए, प्रशमन के लिए किया जाए, तब हम उसको क्या बोल देंगे? औषधि। तो ये हमने देखा कि द्रव्य क्या होता है। सबसे पहले हमने निरुक्ति देख ली, ध्रुवगतो, जिसमें गति का क्या क्या मतलब होता है? गमन और प्राप्ति, ठीक है। फिर हमने लक्षण देखे, चरक के अकॉर्डिंग देखे, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवाय्य तद्द्रव्यम। फिर हमने सुश्रुत जी के देखे, उन्होंने किसके? कर्म की जगह पे बस क्रिया बोला है। फिर हमने वैशेषिककार जो है हमारे रस वैशेषिककार नागार्जुन जी, उनके अकॉर्डिंग देखा क्या होता है कि जिसमें जो 5 चीज़ होती है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और कर्म, तो उसको हम द्रव्य बोलते हैं। फिर हमने देखा पंचभौतिकत्व की जितने भी हमारे द्रव्य होते हैं वो पंचभौतिक होते हैं। फिर हमने उनकी उत्पत्ति देखी कि पंचमहाभूत है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। और फिर हमने देखा कि किसी भी द्रव्य को हम औषधि कब बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा आज के लिए, इतना इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी देखेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या है, द्रव्य की क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, और भी जो छोटे मोटे कंसेप्ट्स द्रव्य के बारे में बच गए वो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।